आज हम पढ़ेंगे बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। तो सर्वप्रथम हम बाजार का अर्थ समझेंगे। तो आइए चलते हैं, बाजार किसे कहते हैं। तो बाजार क्रय विक्रय का स्थान होता है। बाजार क्रय विक्रय का स्थान होता है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता मतलब बेचने वाला और खरीदने वाला आपस में बातें करते हैं। बाजार का कोई विशेष स्थान नहीं होता है। यहाँ पर क्रेता और विक्रेताओं में वस्तुओं के लिए जैसे जो सामान खरीद रहे हैं आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, उसी को हम बाजार कहते हैं। यहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों का आपसी संबंध होता है और वस्तु के खरीदने तथा बेचने के बाद उनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। इसी को हम बाजार कहते हैं। क्रय विक्रय का स्थान ही बाजार कहलाता है। अब बाजार के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? बाजार के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो सर्वप्रथम इसमें पारस्परिकता होती है। पारस्परिकता, तो पारस्परिकता का मतलब होता है किसी वस्तु के खरीदने एवं बेचने के लिए दो पक्ष होते हैं। बाजार में वस्तुओं का परस्पर विनिमय किया जाता है। जब दो पक्ष होते हैं, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला, और फिर क्या है उसमें आपस में पारस्परिकता होती है। फिर बाजार में जो वस्तुओं का हम परस्पर विनिमय करते हैं, मतलब वस्तु देते हैं और उनसे हम उस वस्तु का दाम लेते हैं, इसी को पारस्परिकता कहा जाता है। अनिरंतरता का भाव, अनिरंतरता का भाव, वस्तुओं में क्रय विक्रय के क्रम में अनिरंतरता का भाव होता है। वस्तुओं के लेन देन के बाद क्रेता और विक्रेता में आपस में कोई संबंध नहीं रह जाता। उसने उसका दाम दिया वस्तु का और उसने अपनी वस्तु लिए, तो आपस में फिर उनका कोई संबंध नहीं होता है। संबंध जब तक होता है जब तक उसने उसका दाम नहीं दिया और उसने उसको उसका वस्तु नहीं दिया है। अब है द्रव्य का उपयोग। द्रव्य का उपयोग, बाजार व्यवहार में विनिमय के माध्यम के रूप में द्रव्य का उपयोग किया जाता है। विनिमय मतलब लेन और देन। बिना धन के वस्तुओं का क्रय विक्रय असंभव है। जब हम कोई वस्तु मतलब खरीदते हैं तो उसका दाम अवश्य देते हैं और दाम देने के पहले हमें वो वस्तु नहीं देता है। वस्तु लेने के बाद ही हमारा उसका कोई संबंध नहीं हो जाता है। तो हम द्रव्य का उपयोग मतलब पैसे का उपयोग किया जाता है बाजार में। अब नेक्स्ट नंबर है अवैयक्तिकता। बाजार के लक्षण में चौथा नंबर आपका है अवैयक्तिकता। इसमें अपरिचित व्यक्तियों के बीच लेन देन व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर होता है। हम बाजार में जब भी कोई वस्तु लेने जाते हैं तो उनसे हमारा कोई परिचय नहीं होता है। हमें जहाँ पर वस्तु अच्छी लगती है हम उनसे वस्तु खरीदते हैं और उसका दाम देते हैं। अब इसमें पांचवा नंबर आपका है नियमन। नियमन, जो नियम होते हैं, तो बाजार की प्रक्रिया पूर्ण रूप से नियम के अधीन होता है। जैसे राज्य कानून के माध्यम से बाजारों में संबंध रखने वाले प्रत्येक पक्ष के लिए एक नियम लागू किया जाता है, जैसे लाइसेंस करवाना, और संयुक्त शेयर वाली कंपनियों के लिए अलग से कानून होते हैं। इसके लिए बाजार को एक नियमित व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है। कहने का मतलब होता है जब भी हम कोई दुकानें वगैरह खरीदते हैं, में सामान बेचते हैं कि या खरीदते हैं, तो वहाँ पर हमको लाइसेंस बनवाना पड़ता है और जो बड़े बड़े कंपनियाँ होती हैं उनके लिए अलग से कानून बनाए जाते हैं। अब आपका क्या है बौद्धिकता। क्रेता और विक्रेता के बीच प्रतिस्पर्धा, भविष्य का अनुमान आदि। जैसे बुद्धि आपके पास है, बुद्धि का विकास मतलब कहने का यदि आप बुद्धिमत्ता से कोई कार्य को नहीं करेंगे तो उसमें आपको घाटा भी लग सकता है। तो हमें क्या है कहने का मतलब है किसी कार्य को करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि इस कार्य को कैसे करना है और इसमें हमें क्या लाभ और हानि होती है।
अब आपका लास्ट नंबर है कि सहायक सेवाएं। सहायक सेवाएं आज के विश्व बाजार में क्रेता और विक्रेता वस्तुओं का ही महत्व नहीं है, बल्कि अनेक सहायक सेवाएं भी लागू हैं। जैसे हमें कोई क्या है उद्योग को या व्यापार को आगे बढ़ाना है तो हमें बैंक से लोन ले करके अपने व्यापार को बढ़ाएंगे और विज्ञापन सेवाओं से अपने मतलब उद्योग का प्रचार प्रसार करेंगे तथा यातायात एवं संचार की सेवाएं आदि भी बाजार के मुख्य लक्षण में शामिल होते हैं। अब हम ये तो आपके हो गए बाजार के मुख्य लक्षण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हुआ उदारीकरण एक नई आर्थिक नीति है। उदारीकरण एक नई आर्थिक नीति है जिसके द्वारा देश में एक ऐसा आर्थिक वातावरण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है कि जिसके द्वारा देश के व्यवसाय एवं उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित हों और उनके उद्योगों के लिए आगे बढ़ावा करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए कहने का मतलब है कि व्यवसाय और उद्योग को लगे प्रतिबंधों को कम करना है। जैसे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो उन प्रतिबंधों को हमें कम करना है और जो भी प्रतिबंध को कम करके और पूरी तरह से उन्हें समाप्त करना है। कहने का मतलब ये है जो बड़े बड़े उद्योगों में तरह तरह के नियम लगा दिए गए हैं तो उन प्रतिबंधों को कम करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को उदारीकरण कहा जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है। प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर हुआ जर्मन समाजशास्त्री हमारे जो मैक्स वेबर जी थे तो उन्होंने कहा है कि लोग जो सम्मान या वस्तु समान मतलब लोग जो सम्मान से सामान या वस्तु खरीदते और उपयोग करते हैं वह समाज में उनकी परिस्थिति से जुड़ा हुआ होता है। मतलब उनके उतार चढ़ाव उनकी जो कहने का मतलब ये होता है स्थिति होती है तो स्थिति से जुड़ा होता है। इसी को वेबर जी ने प्रतिष्ठा का प्रतीक माना है। कहने का मतलब जिसके पास जितनी संपत्ति होगी जितनी स्थिति होगी खरीदने के लिए वो उस प्रकार का सामान खरीदेगा। इसी को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना है। कौन? हमारे मैक्स वेबर जी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हुंडी किसे कहते हैं। हुंडी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हुआ हुंडी एक प्रकार का ऋण पत्र होता है। इसे व्यापारी लंबी दूरी के व्यापार में उपयोग करता है और हुंडी को देश के प्रत्येक कोने में कहने का मतलब है कि हुंडी को देश विदेशों में स्वीकार किया जाता है। तो ये एक प्रकार का ऋण पत्र कहलाता है हुंडी। अब आप तो समझ गए ही होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पूंजीवादी वर्ग व्यवस्था में किन दो वर्गों को शामिल किया गया है या कौन से ऐसे जो दो वर्ग थे जो पूंजीवादी वर्ग व्यवस्था में उनका उदय हुआ। तो एक तो क्या है पहला आपका पूंजीपति हुआ। यह उत्पादन साधन के स्वामी होते थे। मतलब ये इनका उद्योग होता था और वहाँ पर श्रमिक वगैरह काम करते थे। तो ये बड़े बड़े पूंजीपति हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगा करके अपने उद्योगों को बड़ा करते थे। तो एक पूंजीपति हो गया। दूसरा आपका है श्रमिक। श्रमिक जो उस उद्योगों में काम करते थे तो श्रमिक यह अपना श्रम पूंजीपतियों को बेचते थे और अपने श्रम को बेचकर ही ये पैसे को प्राप्त करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो पूंजीवादी वर्ग व्यवस्था में कौन कौन से वर्गों का उदय हुआ? एक पूंजीपति और दूसरा श्रमिक। तो यदि पूंजीपति के पास पूंजी बहुत है और श्रमिक वर्ग नहीं होंगे तो उनका कार्य कौन करेगा? तो दोनों का होना स्वाभाविक है। पूंजीपति उद्योग चलाएंगे और श्रमिक वर्ग अपना श्रम बेचकर ही अपने घर परिवार का पालन करेंगे और पैसे उनके पास मतलब प्राप्त होंगे। किससे? पूंजीपतियों से। तो वो अपने श्रम को बेचकर ही पैसे प्राप्त करते हैं पूंजीपतियों से।